Hello everyone. You are welcome to Electrical Machine First वन शॉट वीडियो एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट 10 डेज़ पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि हाउ टू कवर योर मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहे हैं विद इन 3 मंथ। सो हमने एक स्ट्रेटजी बनाया था कि आपको कैसे कौन सा यूनिट से स्टार्ट करेंगे, कौन सा मतलब यूनिट को आप अच्छे से कवर करेंगे कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जो आपका सेकेंड यूनिट है, यूनिट नंबर सेकेंड, डीसी इलेक्ट्रिकल मतलब डीसी मशीन फर्स्ट के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितना भी मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है सबसे पहले इसका ये सिलेबस है मतलब सेकेंड यूनिट का जो कि हम आपको मतलब 40 मतलब पेज के पीपीटी बने हुए हैं और पीपीटी जो हमने बनाया है देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्टेस्ट पीपीटी कह सकते हैं एक ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर होंगे तो कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, मतलब अभी तो थर्ड ईयर ही कहेंगे, थर्ड ईयर हमारा जस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम अबाउट टू गो इन अ फाइनल ईयर, तो आई एम सीनियर टू यू। तो हमने लास्ट ईयर ही अभी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है और उसके रिस्पेक्ट से और एज वेल एज आई एम फ्रॉम लेटरल एंट्री, सो हमने डिप्लोमा में भी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ा है। तो मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा ना, एवरीथिंग मतलब टू दी टॉपिक, एंड लास्ट में हमने न्यूमेरिकल भी मतलब हमने लिया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जिसमें कि सेकेंड यूनिट का नाम है डीसी मशीन फर्स्ट, हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो एंड मैं अब आपसे यही कहूँगा कि ये वीडियो आप देख लोगे शुरू से लास्ट तक, देन आपको मैं श्योरिटी दूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से आपको मतलब कवर अप हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के सिलेबस देख लेते हैं। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग में हमें कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ना है, वाइंडिंग फैक्चर, आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेशन इंटरपोल। तो जो भी है वन आफ्टर वन अल्टरनेट वाइज मतलब जैसे दिया हुआ है वैसे हम कवर अप करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि डीसी मशीन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मतलब फर्स्ट ईयर में, आई एम श्योर कि फर्स्ट ईयर में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे से ट्रांसफार्मर आपने कवर अप कर लिया है। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में उसके आगे से मतलब स्टार्ट करता है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिया है ताकि आप इजली इसको गो थ्रू कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं डीसी मशीन रेफर टू द इलेक्ट्रिकल मशीन। डीसी मशीन क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर, देखिए डीसी मोटर क्या होता है? डीसी मोटर क्या होता है मतलब डीसी को क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, डीसी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा मोटर हो गया। जनरेटर क्या होगा? यहाँ पे लिखा होगा इन डिफरेंट फॉर्म, राइट। और आगे हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जनरेटर होता है, जनरेट करता है। तो बोथ टाइप ऑफ मशीन हैव इसेंशियली सेम कंस्ट्रक्शन, सो जनरली वी स्टडी, या तो मतलब देखिए जनरेटर लें या मोटर लें, दोनों का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेम एज इट इज़ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए हम बिल्कुल अच्छे से वन आफ्टर वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन देखिए जब भी आता है आपके एग्जाम में तो जरूर आप डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन बनाइए। ये आपका देखिए आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर में जो कंडक्टर लगता है उस आर्मेचर कंडक्टर रहते हैं। ये हमारा आर्मेचर हो गया, ठीक है। ये हमारा पोल कोल हो गया, जिसमें हम पोल पे हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं, वो पोल वाइंडिंग होता है हमारा। ये सॉफ्ट होता है, रोटर होता है। ये बाहर का जो पेरिफेरी होता है, ये अपने मशीन फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत ही ऐसा कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे जिसमें लास्ट जो मतलब बाहर का कवर होता है जिससे कि जो प्रोटेक्ट करता है हमारा मोटर या जनरेटर को, उसे हम यूक कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग पोल्स हो। तो यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ को हम कवर अप करेंगे। वेल सो सबसे पहले हम डीसी मशीन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टेटर होता है। स्टेटर मीन्स आप जानते होंगे स्टेशनरी पार्ट, जो कि मतलब हमारा रुका हुआ पार्ट होता है या मतलब स्थिर पार्ट होता है, स्टेटरी पार्ट होता है, उसे हम स्टेटर कहते हैं। जिसमें सबसे पहले योक आता है। योक क्या होता है? योक जो होता है आउटर फ्रेम ऑफ मशीन होता है। कोई मशीन का आउटर फ्रेम जो होता है उसे योक कहते हैं और वो किस चीज़ का बना होता है? आयरन, जो केस्ट आयरन या स्टील का बना होता है। देखिए जैसे हमने पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, जैसे वन ऑफ द मतलब देखो एक जो होता है एग्जाम में आप पैराग्राफ वाइज लिखो, ठीक है, और एक टू द पॉइंट लिखो। आप खुद जानते होगे कि आपने भी फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया होगा, कि जो आपके एग्जाम में मतलब ये मतलब पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर मतलब टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, तो बेसिकली व्हेन यू राइट इन अ पॉइंट वाइज देन टीचर गिव यू मतलब फुल अटेंशन एंड गिव यू फुल मार्क्स। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव एज इट इज़ आई हैव गिवन। देख सकते हो जो भी चीज़ है हर चीज़ को आप मतलब अगर पैराग्राफ भी पढ़ोगे ना तो पैराग्राफ पढ़ के मैंने बहुत ही चीज़ आपको मतलब पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि योग क्या होता है? आउटर फ्रेम मेड अप ऑफ
केस्ट आयरन एंड स्टील प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है और मैग्नेटिक पाथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा काम होता है योग का। उसके बाद पोल एंड पोल शू हम पढ़ेंगे। तो ये एक फिक्स्ड होता है, ये भी स्टेशनरी होता है, एज वेल एज ईच पोल कैरी फील्ड वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा पोल का क्या होता है, वो पोल वाइंडिंग को कवर किया होता है, मतलब कैरी किया होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्रिएट करता है। पोल शू जो होता है सेपरेट होता है, स्प्रीड होता है, और ये यूनिफॉर्मली स्प्रीड होता है, जो कि फ्लक्स क्रिएट करने में हमारा हेल्प करता है। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, जो वाइंडिंग हम फील्ड पे करते हैं उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेटर ऑफ एनी मशीन। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोटर एंड स्टेटर। दो चीज़ से मिल के हमारा कोई भी मशीन बना होता है। तो रोटर क्या होता है, रोटर को हम रोटेटिंग पार्ट या आर्मेचर कहते हैं। सबसे पहले आर्मेचर कोर क्या होता है। तो आर्मेचर कोर जो होता है आप जानते होंगे लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड एंड सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। अब लेमिनेशन क्यों करते हैं, यहाँ डिटेल में हम आपको बताएंगे, तो ये वन शॉट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। वन शॉट मीन्स आप क्या समझते हो, वन शॉट इन द सेंस ऑफ रिवीजन। इसका मतलब आप अपने क्लास में एक बार जरूर से जरूर बहुत ही जैसे लेक्चर वाइज आपने मतलब अपने पूरा सिलेबस को कवर किया है। और वन शॉट का इन द सेंस होता है कि आप रिवीजन करो, रिवीजन, न कि यहाँ पे हम आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड करना है। तो अगर हम लेक्चर वाइज प्रोवाइड करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक यूनिट को कम से कम 4 से 5 घंटा लेना पड़ेगा, लेकिन हम 1 घंटे में पूरा कोशिश करते हैं कि आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाए। फिर भी हम एज आई एम योर सीनियर, तो इट्स माई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू मेक यू अवेयर कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, सॉफ्ट आयरन का हम क्यों बनाते हैं आर्मेचर। देखिए लेमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि लेमिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते होंगे ईडी करंट का नाम जरूर ही सुने होंगे। तो ईडी करंट एक काइंड का लॉसेज है जो कि हमारे कोई भी काइंड ऑफ मशीन हो उसको हीटअप करता है। तो लेमिनेशन करते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने के कारण हमारा रिड्यूस हो जाता है एडी करंट। और सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस भी आपने सुना होगा। तो इसमें सेचुरेशन ना हो, तो जितना सॉफ्ट आयरन लेंगे उतना हमारा अच्छा मतलब उसका मतलब BH कर्व होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे BH कर्व होता है, यहाँ पे सेचुरेशन होता है, यहाँ पे रिटेंटिविटी होता है, कॉस्टिविटी होता है। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, देखो हम आपसे जस्ट 1 ईयर ही आगे हैं, मतलब फाइनल ईयर में, और आप अभी 3rd ईयर मानने वाले हो, राइट। तो इतना ज़्यादा कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद दूसरे को समझाओगे, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इन द सेम सेंस आप जितना पढ़ते हो उसको डीपली पढ़ो, ठीक है, तब जाके कहीं गेट और कहीं स्टेट मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। यहाँ पे AKTU तो पास करना इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आप क्वांटम मेरिट के पास हो सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच देन हाउ यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि कोई भी कुछ भी पूछे आप बता सको, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, जो वाइंडिंग हम आर्मेचर पे करते हैं उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कि वेयर द EMF इंड्यूस इन जनरेटर एंड करंट फ्लो इन अ मोटर इट्स नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर जो होता है मेडअप ऑफ कॉपर सेगमेंट एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कम्यूटेटर जो होता है वो मतलब कॉपर सेगमेंट का बना होता है और इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से। एंड ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो मतलब हमारा AC, हम तो AC प्रोड्यूस करते हैं, तो ये AC को DC में हमारा कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर। नाउ अप टू इंश्योर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क भी हमारा ये कम्यूटेटर के कारण ही मतलब इंश्योर हो सकता है। उसके बाद ब्रशेज का यूज़ होता है। ब्रश इज द मेडअप ऑफ कार्बन एंड रेस्ट ऑफ द कम्यूटेटर एंड ट्रांसफर करंट बिटवीन द आर्मेचर एंड एक्सटर्नल सर्किट। तो वो हम ब्रश से ही क्या करते हैं, मतलब एक करंट का डायरेक्शन और जो करंट फ्लो करने में हमारा मदद करता है वो ब्रश करता है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेटर एंड मोटर। देखिए अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन बताया, और कंस्ट्रक्शन कभी कभी 7 नंबर में पूछता ही है कभी कभी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एनीवे आगे हम चलते हैं DC मशीन की वर्किंग। तो DC मशीन की वर्किंग आप जानते होंगे कि DC मशीन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक जनरेटर होता है और मोटर होता है। जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है हमारे जनरेटर का। तो जनरेटर में क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स द आर्मेचर इनसाइड द मतलब इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो
ऐसे हमारा मतलब ये क्या होता है, नॉर्थ पोल हो गया और इधर हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में हमारा एक जो कंडक्टर होता है वो रोटेट करता है, और रोटेट करने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्मली बन रहा है। इससे क्या होगा, लेंज लॉ और जो भी आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल के लेंज लॉ अपोज करेगा, ये जानते होंगे मशीन फर्स्ट में। तो उसके कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इट्स ऑल अबाउट जो भी हमने थ्योरी में लिखा है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द आर्मेचर कंडक्टर एंड इंड्यूस ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट इन नेचर। कम्यूटेटर का यूज करके रेक्टिफाई करते हैं, और हम आउटपुट क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस हम डीसी आउटपुट क्या होता है हम गेट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल मशीन एज अ जनरेटर। नाउ अप टू मोटर। मोटर क्या होता है, मोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं आर्मेचर को, और जिससे कारण कि हमारा जो होता है, हमारा क्या होता है उसमें, यहाँ पे देख सकते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स। देखो यहाँ लॉरेंस फोर्स और यहाँ पे हमारा फैराडे लॉ से हम जनरेटर और लॉरेंस फोर्स के प्रिंसिपल से हम मोटर को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन दिस केसेस आर्मेचर रोटेट, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉरेंस लॉ एक्सपीरियंस हम फोर्स क्रिएट करेगा और उसके कारण हमारा आर्मेचर रोटेट होगा और मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने डीसी सप्लाई दिया मोटर को, जैसे ये मोटर हो गया, ठीक है, ये हमारा मोटर हो गया। मोटर को हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, और ये क्या होता है, ये रोटेट होने लगता है इसका आर्मेचर। इट्स ऑल अबाउट मोटर। एंड हाउ अबाउट जनरेटर, आई हैव जस्ट गिव यू वेरी क्लियरली एंड वेरी सॉलिडली, ओके। इतना अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करना हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इफ़ यू वांट दिस पीपीटी ना, और पीपीटी और पीडीएफ, देन यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड just for demo I will provide this ppt as for your sake of convince। and if means जैसा हमने बताया कि दो जो सब्जेक्ट है आपका फोर्थ सेमेस्टर का, मतलब फोर्थ सेमेस्टर का, जो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस एनएएस, और जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, ये दो यूनिट, मतलब दो सब्जेक्ट को हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको 1 by 1 बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले हम आपको प्रोवाइड कर दें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर यूनिट का एक एक पीपीटी मैं आपको डेमो के लिए दूंगा। एंड एवरी वीडियो इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इफ़ यू नीड ऑल द पीपीटी देन यू हैव टू पे अ little bit kind of fee charges for PDF. So now up to next topic. So next topic is what? Derivation of EMF equation of DC machine। देखिए जो EMF मशीन का डेरिवेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैव सीन कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, EMF generated in the armature of the DC machine, generator or motor based on the Faraday law of electromagnetic induction। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ के मतलब हम हेल्प से क्या करते हैं, ईएमएफ जनरेट करते हैं। तो इसको हम डिराइव करते हैं कितना जनरेट होता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है। व्हेन द कंडक्टर इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस इन इट, यू नो कि जब भी हमारा कंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में मतलब रोटेट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और डेरिवेशन हम कैसे करते हैं कि जो हमारा मतलब कंडक्टर अगर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स कैसे कट कर रहा है। तो फ्लक्स कट रेवोल्यूशन पर कंडक्टर, और उसको हम क्या करते हैं, इन वन रेवोल्यूशन इच कंडक्टर अंडर ऑल पोल बी P5, तो कि नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। एज वेल एज टाइम फॉर रेवोल्यूशन, मतलब 60 सेकेंड के लिए लेते हैं, तो इसलिए हम पर रिवोल्यूशन लेंगे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा हमारे कंडक्टर में, E इक्वल टू फ्लक्स कट पर टाइम, फ्लक्स कट कर पर टाइम के बराबर होगा। वो कितने के बराबर हो जाएगा, P5N/60 के बराबर हो जाएगा। और फाइनली जैसे हमने आपको स्टेप वाइज दिया है ऐसे डेरिवेशन करना है, तो फाइनली आप लिखेंगे कि टोटल मतलब ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हम कंडक्टर ले लेंगे जो हमारा जनरेटर या मोटर में होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से डिनोट करेंगे, और जो हमारा सीरीज में हमारा कंडक्टर है Z/E के बराबर होता है। तो फाइनली जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन होता है E इक्वल टू P5 60A। ये अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे तभी आपने ज़रूर डिराइव किया होगा। एंड आपको बता दूं कि ये जो होता है हमारा, मतलब ये हमारा फाइनल इक्वेशन होता है, ईएमएफ इक्वेशन होता है हमारा डीसी मशीन के लिए। यहाँ पे हमारा दो कंसेप्ट आता है, वेव वाइंडिंग एंड लैप वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग क्या होता है, लैप वाइंडिंग क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और आप इससे पहले भी जानते होंगे कि लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग के लिए हमारा ए इक्वल टू क्या होता है, पी के बराबर होता है, ए जो होता है वो पी के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग के लिए ए इक्वल टू 2 होता है। अब ये देखिए वन शॉट में बताना बहुत ही मुश्किल है, बस इतना याद रख लो कि एक जगह पे हम पी रखेंगे तो लैप वाइंडिंग हो जाएगा, और एक जगह पे 2 रखेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और ये क्यों होता है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर मतलब पिच फैक्टर्स बहुत अच्छे से आप डिराइव करोगे। यहाँ पे भी है, देखिए चलते हैं आगे।
जहाँ पे हम डेरिवेशन हमने किया, टॉर्क के लिए डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क फॉर मतलब हमारा मशीन के लिए। सबसे पहले मैकेनिकल पावर डेवलप स्टेप फर्स्ट, जिसमें कि हम मैकेनिकल पावर जो होता है हमारा PM इक्वल टू EB अपन IA के बराबर होगा। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, जानते हो कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। तो ये हमारा E क्या है, EMF, और EMF इज सिमिलर एज इट इज़ वोल्टेज, तो P इक्वल टू VI के बराबर हो गया। जहाँ लिखा है कि PM इक्वल टू मैकेनिकल पावर इन वॉट, बैक EMF एंड आर्मेचर करंट, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन द सेम सीक्वेंस as I am giving in your exam, so that how much you want to score, you can score very clearly. So now step 2 जो होता है मैकेनिकल पावर इन द टर्म ऑफ टॉर्क एंड स्पीड। तो PM इक्वल टू T इंटू ओमेगा, जहाँ पे T टॉर्क है इन न्यूटन मीटर, एंड जो हमारा ओमेगा है वो एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड है। इट्स ऑल अबाउट हमारा टॉर्क एंड व्हाट अबाउट स्पीड, इट्स एंड देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे टॉर्क के लिए EV इंटू फाई है अपन ओमेगा से जब डिवाइड करेंगे, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। देन एक्सप्रेशन फॉर बैक EMF के लिए जनरेटेड वोल्टेज आप जानते हो कि E इक्वल टू P5 Z/60 का अभी जस्ट हमने डिफाइन किया, जहाँ नंबर ऑफ पोल, P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, फाइव जो है नंबर ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल है, T जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड इन जो है स्पीड है, नंबर ऑफ पाथ, जो E क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो इट्स ऑल अबाउट हमारा मतलब हम अब टार्क का इक्वेशन डिफाइन मतलब डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा स्टेप 4 जो हो जाएगा, कन्वर्ट स्पीड इनटू एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा इक्वल टू जानते होंगे 2πn/60 के बराबर हो जाएगा जब हम मतलब स्पीड को एंगुलर स्पीड में हम कन्वर्ट करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे कि स्टेप 4 सब्सटीट्यूट द EB एंड ओमेगा इन टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था, उसमें EB और ओमेगा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारा फाइनल टॉर्क जो होगा, फाइनल टॉर्क इक्वेशन जो होगा वो हमारा K इंटू फाई आई ए, T इक्वल टू K इंटू फाई आई ए के बराबर हो जाएगा। जहाँ हमारा K जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा होगा K इक्वल टू PZ इंटू 2πA के बराबर होता है, और ये हमारा कांस्टेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क इक्वेशन फॉर DC मोटर, DC मशीन, DC जनरेटर। सो नाउ as it is, I just come into next topic, that is concentrated winding, और हम distributed winding के बारे में पढ़ेंगे। concentrated winding क्या होता है? concentrated winding, all the turn of the coil are the wound together placed in a single pole phase। देखो concentrated winding क्या होता है, जैसे हमने दो हमने ऐसे बनाया, जैसे मान के चलो ये हमारा स्लॉट हो गया, तो एक स्लॉट से लेके दूसरे स्लॉट में वाइंडिंग जब करेंगे, सेम वाइंडिंग करेंगे एक ही स्लॉट में, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये होता है कि हम सेम स्लॉट ना करें, जैसे हमने स्लॉट बनाया, ठीक है, स्लॉट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करके वाइंडिंग करेंगे उसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहेंगे। और जो एक ही मतलब स्लॉट में हम करते हैं तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। दोनों के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे भी अगर दिया होगा तो हम आपको बता देते हैं। हाँ देखो, फीचर्स दिया हुआ है, वाइंडिंग प्लेस्ड इन अ फ्यू स्लॉट, यूजुअली वन स्लॉट पर पोल इज नोन एज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ईच ऑक्यूपाई नैरो रीजन एंड कॉमनली इट्स यूज फॉर स्मॉल मशीन। जो हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है वो इन स्मॉल मशीन, DC मशीन एंड पोल साइलेंट पोल अल्टरनेटर में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अब इसका एडवांटेज क्या है कि सिंपल एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, एज वेल एज रिक्वायर लेस कॉपर, एंड जो होता है मतलब ये इंड कनेक्शन होता है हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एज वेल एज कम्पैक्ट साइज ऑफ कॉइल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज से बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो प्रोड्यूस हार्मोनिक इन द मतलब हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है, और EMF जो होता है वो जनरेट जो होता है वो लेस साइनसोइडल होता है, एज वेल एज इसका लोअर वाइंडिंग फैक्टर होता है, लेस इफिशिएंट यूज ऑफ कंडक्टर, एज वेल एज हाई कोगिंग टॉर्क इन दिस मोटर व्हेन वी यूज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। नाउ अप टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी हमने बताया, यहाँ पे जो हमने बताया वही लिखा होगा, देख सकते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग द कॉइल ऑफ द फेज सेपरेटेड ओवर सेवरल स्लॉट अराउंड द स्टेटर इज नोन एज, जो हमारा मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीपल स्लॉट में, एंड मोर कॉमन AC मशीन में यूज होता है, जैसे सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन में हम इसका यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसमें हार्मोनिक्स जो होता है कम होता है। एडवांटेज क्या होता है? नियरली साइनसोइडल वेव ये प्रोवाइड करता है, हाई वाइंडिंग फैक्टर होता है, और इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज वेल एज रिड्यूस वाइब्रेशन एंड नॉइज एंड रिड्यूस कोगिंग इन मोटर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर
मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो करने में जो होता है मतलब सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या होता है कि इसका यूज करने से जो कॉपर होता है ना, मोर कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमारा कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सो नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है। नाउ अप टू पिच फैक्टर। देखिए पिच फैक्टर क्या होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट पोल, शॉर्ट पिच फैक्टर, एंड इसको हम डिनोट करते हैं पिच फैक्टर को केपी से। तो पिच फैक्टर अकाउंट फॉर द रिडक्शन इन ईएमएफ ड्यू टू यूजिंग द शॉर्ट पिच, मतलब शॉर्ट पिच क्लोटेड इज इंस्टेड ऑफ फुल पिच। तो इसमें पिच फैक्टर क्या होता है कि हम शॉर्ट पिच को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे तो समझाना मुश्किल है क्योंकि ये वन शॉर्ट है, लेकिन आप जब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पढ़ोगे ना तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है और बहुत जैसा समझोगे। बस यहाँ पे याद रखो कि केपी जो होता है ना वो कॉस 5/2, मतलब कॉस E/2 5/2, जो भी आप डिनोट करो, जैसे भी डिनोट करो, जहाँ के इप्सिलॉन कह सकते हो, कुछ भी कहो, अल्फा कहो, शॉर्ट पिच एंगल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल जो डिग्री में 180 डिग्री डिफरेंस होता है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर के पी इक्वल टू क्या होता है। के पी इक्वल टू याद रखो कॉस, मतलब हमने जो पढ़ा है कॉस α/2। अल्फा क्या होता है यहाँ पे, शॉर्ट पिच एंगल होता है। इट्स ऑल अबाउट आवर पिच फैक्टर, जहाँ की पिच फैक्टर जो होता है वो मतलब फुल पिच के लिए ई इक्वल टू जो हमारा अल्फा जो होगा फुल पिच के लिए, देखो फुल पिच के लिए हमारा अल्फा जो होगा 0 होगा, इसलिए हमारा के पी जो होगा, देखो कॉस में 0 का मान क्या होता है 1, मतलब कॉस में 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए हमारा के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अरे भैया के पी इक्वल टू क्या होता है कॉस α/2, अल्फा के जगह 0 रखोगे तो कॉस में 0 का मान 1 आ जाएगा। तो वही लिखा है कि फुल पिच के लिए हमारा जो के पी होता है वो 1 होता है। दिट्स ऑल अबाउट आवर पिच फैक्टर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसे कि हम मतलब इसे हम ब्रीथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम डिनोट करते हैं के डी से, के पी के डी, और के डब्ल्यू आता है। के डब्ल्यू जो होता है वाइंडिंग फैक्टर, के पी इंटू के डी के जो हमारा मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब वाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के पी के डी। अब के डी क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो के डी क्या होता है। The distribution of factor accounted for the reduction in EMF due to spreading over multiple slot is called placing conductor. It's called मतलब distribution factor, distributed winding के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। और ये जो होता है reduction in EMF due to spreading of coil, it's all about distribution factor. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डिफिनीशन ये हो गया कि हम एक स्लॉट में ना रख के वाइंडिंग को हम डिफरेंट स्लॉट में रखते हैं, और जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है मशीन का। तो इससे हम मतलब एक फैक्टर होता है। अभी हमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ा, लेकिन हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। फैक्टर जो होता है इफेक्ट करता है, और कितना इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है, तो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ फार्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट। सो ये भी हम जब इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से हम डेरिवेशन करेंगे। तो बस यहाँ पे याद रखो कि के डी इक्वल टू साइन एम बीटा/2 और एम साइन बीटा/2 के बराबर होता है। पर एम जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज होता है। एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज के बराबर होता है, पर पोल पर फेज के बराबर होता है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल तो शायद नहीं दिया है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में होगे ना, देखो बार बार मैं बता रहा हूँ ना कि कितना रेस्पेक्टिव है ये आपका यूनिट। तो इस यूनिट को अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कोई इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो है नहीं समझ में आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि हाउ यू आर लाइटली टेकिंग दिस यूनिट, और यू आर जस्ट रीडिंग दिस यूनिट एज अ वेरी मीन्स कॉन्फिडेंटियल और वेरी सीरियसली। ओके, सो नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होता है, अभी हमने बताया कि उसका करने से जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी हम पढ़ते हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि हमें रिड्यूस हार्मोनिक, इम्प्रूव द ईएमएफ ऑफ वेवफॉर्म क्वालिटी एंड कॉजेज स्लाइट रिडक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल ईएमएफ। इट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, पिच फैक्टर। सो नाउ हम वाइंडिंग फैक्टर, अभी हमने बताया ना वाइंडिंग फैक्टर जो होता है के डब्ल्यू इक्वल टू के पी इंटू के डी के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिप्रेजेंट द टोटल इफेक्ट, इट्स नॉन एज आवर वाइंडिंग फैक्टर। जहाँ सब कुछ लिखा है मेरे दोस्त, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू आर एम एस पर वैल्यू पर जनरेटर, एफ जो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल ऑफ फाई इक्वल टू फ्लक्स, मतलब फ्लक्स पर पोल। इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, सो नाउ पर्पस क्या होता है वाइंडिंग फैक्टर का, डिटरमाइन द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द एक्चुअल वाइंडिंग। मतलब अभी हमने केपी निकाला, के डी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे 4.445 FN के डब्ल्यू। ये हमारा टोटल जो होता है ना डिटरमाइन ईएमएफ के लिए हम वाइंडिंग फैक्टर से, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जो होता है ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं एनी मशीन एंड एनी जनरेटर और मोटर। इट्स ऑल अबाउट आवर मतलब
क्या कह सकते हैं, केपी केडियन, मतलब वट एवर आई हैव टोल्ड यू। सो नाउ अप टू व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। देखो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुक या कॉपी में अपने नोट्स में लिख लो 7 नंबर पक्का है। आर्मेचर रिएक्शन या कम्यूटेशन 7 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा यूनिट नंबर 2 से। ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना पूछे, हर साल पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दिस यूनिट का। चलिए हम इस मतलब जो आपका आर्मेचर रिएक्शन है इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन इज द डिस्टॉर्शन और वीकनेस ऑफ मेन फील्ड इन डीसी मशीन ड्यू टू मैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय द आर्मेचर करंट। देखो आर्मेचर करंट के कारण जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स होता है ना उसको रिड्यूस करता है, डिस्टॉर्टेड करता है, वीक करता है, उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। देखो आर्मेचर रिएक्शन को बहुत से समझने के लिए हम मतलब एक सिंपल डिफिनेशन लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर, द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स वाइंडिंग इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। देखो फिगर समझ में आते हैं। देखो ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स होता है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे हमारा जाता है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स जो नॉर्थ से साउथ है। लेकिन जब इसमें हमारा मेन फील्ड फ्लक्स जब रोटर में हमारा इंड्यूस होता है, मतलब आर्मेचर में जब करंट इंड्यूस होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स होता है ना वो डिस्टॉर्ट होता है। देखो यहाँ पर डिस्टॉर्ट होके जो सीधा जा रहा था, जो हमारा सीधा जा रहा था ये ऐसे जाने लगा इससे, तो इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, 3 हम मतलब केसेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो उतना मतलब नहीं हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं तो वहाँ लीडिंग, लैगिंग और तीनों पढ़ते हैं। यहाँ पे लीडिंग नहीं होता है क्योंकि हम अभी मोटर डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। डीसी मोटर केवल और केवल लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर पे ही वर्क कर सकता है, यूनिटी पे भी नहीं करेगा, केवल लैगिंग पे काम करेगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट आर्मेचर रिएक्शन? देखो पूरा बुक भी पढ़ोगे ना, जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ और जितना अच्छे से मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ, शायद आप बुक भी पढ़ोगे या क्वांटम पढ़ोगे इतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। टू द पॉइंट उतना ही मैं दे रहा हूँ जितना आप याद कर सको, जितना आप डाइजेस्ट कर सको, क्योंकि आई एम द सीनियर टू यू एंड आई नो कि कितना हम पढ़ते हैं, कितना हमें याद रहता है। मान के चलो 5 पेज पढ़ोगे, शायद आपको 1 पेज भी याद ना रहे, उससे फ़ायदा है कि आप 1 पेज ही पढ़ो लेकिन आप इफेक्टिव पढ़ो। तो वही मेरा मतलब प्रिंसिपल है कि आपको इतना कंटेंट इफेक्टिवली और इतना कंसाइज दिया जाए कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की मतलब चिंता ही ना हो। तो वेल नाउ इफ आई टॉक अगेन इन अ सिंपल टर्म हम आर्मेचर रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कह सकते हैं कि व्हेन द आर्मेचर, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द आर्मेचर कैरी करेंट, जब आर्मेचर हमारा करंट कैरी करेगा, इट्स क्रिएट ओन मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने समझाया, एंड दिस फील्ड इंटरेक्ट विद द मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टॉर्ट्स द अफेक्शन, डिस्टॉर्ट करेगा, अफेक्ट करेगा मेन फील्ड फ्लक्स को, इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। मतलब आर्मेचर के कारण जो रिएक्शन हो रहा है हमारा मेन फील्ड फ्लक्स में, इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन के नाम से दे दिए। देखो एक बार मैं और बता रहा हूँ, इसका नाम आर्मेचर रिएक्शन क्यों पड़े? आर्मेचर करंट के कारण जो मेन फील्ड फ्लक्स में इफेक्ट हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, तो उसी को हम पढ़ने के लिए उसका नाम हमने लिख दिया आर्मेचर रिएक्शन। तो ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द आर्मेचर वाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। नाउ व्हाई आर्मेचर रिएक्शन ऑकर इन डीसी मोटर? जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि स्टेटर जो होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स कैरी करता है, रोटर जो होता है हमारे करंट मतलब कंडक्टर में जब इंड्यूस होता है तो उसके कारण ये भी अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसके कारण रिजल्टेंट जो होता है ना वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्ट करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा। तो देख सकते हो हमने पॉइंट वाइज में भी दिया, हमने आपको मतलब पैराग्राफ में भी दिया। जिस वे में आप कंफर्टेबिलिटी फील कर रहे हो उस वे में आप अपने एग्जाम में लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है अभी मैंने बताया। देखिए हम सबसे पहले एमएनए जीएनए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होता है? जब हमारा एमएनए और जीएनए जो होता है ना वो मतलब एक ही लाइन में होता है, ठीक है। एमएनए और जीएनए मतलब एमएनए का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए का फुल फॉर्म होता है जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन क्या होता है कि मतलब जैसे हमारा जीएनए जो होता है वो मतलब ये 90 डिग्री होता है मेन फील्ड फ्लक्स के, और ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये मतलब रोटेट नहीं होगा। लेकिन हमारा जीएनए जो मतलब एमएनए जो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, वो जैसे जैसे हमारा मतलब
रोटर का मैग्नेटिक फील्ड या मेन फील्ड फ्लक्स चेंज होगा वैसे हमारा एम चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो हमारा तो ये जी है, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। एम जो होगा रिजल्टिंग फ्लक्स मतलब जो हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो हमारा न्यू प्लेस प्रोवाइड कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, ड्यू टू आर्मेचर मतलब वाइंडिंग जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो हमारा मेन फ्लक्स को क्या करता है, देखो डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो ये जनरेटर एक्शन, मोटर एक्शन, जीएनए एमएनए जो हैं वो सेम नहीं है। अब इसको डीपली मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए यहाँ पे लीडिंग इफेक्ट, लैडिंग कहाँ से होता है, लीडिंग कहाँ से हो रहा है, लैडिंग कहाँ से हो रहा है, इसके लिए आप एक बार बुक प्रीफर करो। देखो वन शॉट में सब कुछ बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मैं डीपली, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को समझाना मतलब लेक्चर वाइड में कम से कम 20 मिनट तो यही लेगा। आर यू गेटिंग ना। आर्मेचर रिएक्शन बहुत ही मतलब वाइड एक टॉपिक है, और उसको हमने पूरा टू मतलब एज अ वन शॉट हमने बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट लिख के समझाया, और या तो हमने पॉइंट में लिखा या तो आपको पैराग्राफ में दिया और समझाया। इट्स ऑल अबाउट वन शॉट, जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन, ओके। नाउ अगर आपको थ्योरी पढ़ना है कैसे आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, इसमें लीडिंग पोल टिप होता है, देखो लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, देखो उसको समझाने के लिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आप कोई चैनल फॉलो कर लो अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज जितना मैं दे रहा हूँ ना, एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मेचर रिएक्शन जब आता है तो ये दोनों लिखो, उसके बाद ये पॉइंट वाइज में लिखो, और ये फिगर बना दो, यूनिटी पावर फैक्टर जो भी लैगिंग हमने बताया वो लिख दो। इट्स इनफ फॉर योर मतलब एग्जामिनेशन। नाउ आर्मेचर रिएक्शन के बारे में और मैं बताता हूँ, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन से इफेक्ट क्या होता है। डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड, मतलब मेन फील्ड जो होता है अभी हमने बताया कि वो डिस्टॉर्ट होता है। तो मेन फील्ड फ्लक्स नो सिमेट्रिकल नहीं होता है, और जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो मतलब होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। जो एमएनए हमने बताया, एमएनए जो होता है वो शिफ्ट होता है जैसे जैसे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है डिस्टॉर्ट होता है। तो ये हमारा इफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे लिख रहा है ना कि एमएनए जो होता है वेयर द ब्रशेज इज आइडियली प्लेस्ड। तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन द शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मोटर के डायरेक्शन में हमारा अपोजिट टू जनरेटर, इट्स क्या हमारा जो एमएनए होता है वो शिफ्ट होता है। रिडक्शन इन नेट मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, दिस काइंड ऑफ मतलब रिएक्शन इज ऑकर इन अ मेन फील्ड फ्लक्स। तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो रिड्यूस होगा, और जितना हम जनरेट करना चाहते हैं उतना जनरेट नहीं होगा, और टॉर्क जो होगा, टॉर्क भी हम फुल टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे व्हेन देयर इज अ रिएक्शन ऑकर इन आवर मोटर जनरेटर। इसको हम रिड्यूस करने का भी हम मतलब एक अभी बहुत से प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या ऐसा करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है हमारे मशीन में कम हो। तो नाउ फोर्थ जो इफेक्ट होता है वो स्पार्किंग ऑफ ब्रशेस है। तो एमएनए शिफ्ट होगा, आप जानते हो, और एमएनए अपने करेक्ट पोजीशन पर नहीं होगा तो उसके कारण हमारा स्पार्किंग होगा। तो ये चार जो होते हैं इफेक्ट होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ मतलब रिडक्शन ऑफ हमारा ईएमएफ एंड स्पार्किंग। तो इट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ओके। सो नाउ मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रश को शिफ्ट करें, मतलब ऑटोमेटिकली हम ब्रश को शिफ्ट करें, न्यू एमएनए हम बनाएं, नॉट आइडियली स्प्रेड ऑल द लोड। तो हम अगर ब्रश को शिफ्ट करने में हम मतलब कंफर्टेबिलिटी या हम ऐसा कर लेते हैं, देन हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है बिल्कुल गलत मतलब मेथड होता है। ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू जस्ट शिफ्टिंग द ब्रश। किसी के पास इतना टाइम है कि एक मोटर जनरेटर के पास 24 घंटा बैठा रहे और एमएनए को हम शिफ्ट करते रहे हैं। इट्स नॉट एट ऑल। तो नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंटरपोल या कम्यूटेटर पोल का हम यूज़ कर रहे हैं। देखो स्मॉल पोल बिटवीन द मेन जो हमारा पोल होता है उसके बीच में हम मतलब क्या करते हैं, जैसा देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये हमारा जैसे ये हमारा मोटर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं योक हो गया। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमने साउथ पोल बना ली। यहाँ पे हम एक और मतलब लगाएंगे मतलब परमानेंट मैग्नेट, जो कि यहाँ पे भी नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। तो जो हमारा मतलब आर्मेचर रिएक्शन कार्ड दिख रहे थे ऐसे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ लगाएंगे तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये फिर जो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वो एज इट इज़ क्लियर कर देगा। तो ये हमारा मतलब इंटरपोल का यूज़ करने से होता है। देखो यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा मैं, समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर ही देखना पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन का। लेकिन हाँ, जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वन शॉट में इतना अच्छे से कहीं भी पूरा मतलब यूट्यूब छान मारो, आई डोंट थिंक कि इतना मतलब क्रिस्पी वे में और जैसे मैंने आपको बताया है इस वे में आपको मतलब कंटेंट मिले जस्ट फॉर एकेटिव। तो नाउ अप टू यू, आई एम एज योर सीनियर अगेन आई एम रिपीटिंग। मुझे पता है कितना कंटेंट आपको चाहिए और किस वे में आप लिखोगे कि अच्छा नंबर पाओगे, ठीक है।
तो नाउ इंटरपोल का यूज़ करके कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम जैसे हमारा जो ये अभी हमने बताया ना कि हमारा यहाँ पे हमने कंपनसेट करेंगे वाइंडिंग को, जैसे हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा हमने वाइंडिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है वो डिस्टॉर्ट ना हो। उसके अपोजिट में हम इतना मतलब नॉर्थ में या साउथ में इतना हमने वाइंडिंग क्रिएट कर लेंगे, मतलब वाइंडिंग इंड्यूस या मतलब कंपनसेट करेंगे, या तो मतलब घटाएंगे या बढ़ाएंगे वाइंडिंग, जिससे कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो मतलब ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट द 3 प्रोसेस, ब्रश शिफ्टिंग, इंटरपोल, कम्यूटेटर पोल का यूज़ करके और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करके हम आर्मेचर रिएक्शन को मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लाख होना इंपॉर्टेंट है। ऑल द टाइम दे आर गोना आस्क इन एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द मेथड फॉर रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो ब्रश शिफ्टिंग, इंटरपोल, कम्यूटेटर का यूज़ करके या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करके हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम्यूटेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट ईयर आया हुआ था हमारे एग्जाम में। तो कम्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द करंट इन द आर्मेचर कॉइल रिवर्स डायरेक्शन इट्स पासेस द ब्रश अंडर द मशीन। देखो जो कम्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो मतलब जैसे हम जो करंट लेते हैं, करंट बाय विच द आर्मेचर कॉइल मतलब डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। और कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कि ये भी एज अ काइंड ऑफ लॉसेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस हैपन ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम के लिए प्रोसेस होता है व्हेन द कॉइल शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रश व्हाइल द मतलब जो भी है वन कम्यूटेटर सेगमेंट टू अनदर कम्यूटेटर सेगमेंट। जब एक कम्यूटेटर सेगमेंट से हमारा सेकेंड कम्यूटेटर सेगमेंट में जब हमारा कॉइल या शॉर्ट सर्किट जब हम प्लेस करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसे है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो चेंज रहता है। तो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ मतलब हमारा करंट एट द टाइम ऑफ जस्ट मतलब रिवर्सल ऑफ करंट हम कह सकते हैं। रिवर्सल ऑफ करंट इज नोन एज कम्यूटेशन। तो नाउ यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा होगा कम्यूटेशन, वाई कम्यूटेशन इज नेसेसरी इन डीसी मोटर द आर्मेचर रोटेट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कॉइल नेचुरली रिवर्स आफ्टर द पासिंग पोल। मतलब हमें आप अगर इसका प्रिंसिपल जानते होंगे तो हमें मतलब कम्यूटेटर का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन के टाइम हमें ऑल द टाइम हमारा जो मतलब ब्रश का मतलब जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। तो चेंज ना हो, उसको एक यूनिफॉर्म वे में हम क्रिएट करें, उसके लिए हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। टू इंश्योर यूनिडायरेक्शनल आउटपुट कम्यूटेटर मैकेनिकली रिवर्स, मतलब कम्यूटेटर जो होता है मैकेनिकली जो होता है ना रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करेंट चेंज ना करे तो हमारा मोटर जो होगा रोटेट ही नहीं करेगा और जनरेटर जो होगा जनरेट ही नहीं करेगा। दिस ऑल अबाउट हमारा कम्यूटेटर वाई नेसेसरी मैंने बताया। इन डीसी मोटर इट्स इंश्योर टॉर्क मींस इन डायरेक्शनल इवन द कॉइल करंट मस्ट रिवर्स, मतलब ये रिवर्सिंग करने में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस ऑल अबाउट कम्यूटेशन प्रोसेस कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो 5 प्रोसेस होता है। हमने वाइंडिंग लिया या स्लॉट लिया ABCD जो भी, सबसे पहले हम जब बीच में रखेंगे, देखो जब हमारा स्लॉट इन दोनों के बीच में रहेगा तो इसमें से करंट हाफ, इसमें से करंट हाफ जाके दोनों करंट हाफ हाफ आके यहाँ पे भी हाफ आके 2I, मतलब मान के चलो यहाँ से I/2 यहाँ से I/2, तो यहाँ हमारा I आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये कम्यूटेटर जो सेगमेंट है यहाँ पे कम हो, देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, जब आप बुक से पढ़ते हैं ना तो बहुत समझ में आता है। देखो यहाँ पे ये दोनों है, इन दोनों के आधा आधा पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे हमारा मतलब I करंट यहाँ से आएगा, I करंट यहाँ से आएगा, तो हमारा 2I हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने कम रखा और यहाँ पे हमने ज़्यादा रखा, इसमें हमने ज़्यादा रखा इसमें कम रखा, तो यहाँ से हमारा मान के चलो 3I आया और यहाँ से हमारा I आया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 4I आ गया। मतलब जैसे भी हो हमें एट द एंड हमें मतलब जितना करंट चाहिए हमें मिलता है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे मतलब हम अपने सेगमेंट को चेंज करेंगे, जो हमारा ये मतलब सेगमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो फिर हम जब बीच में लाएंगे तो जैसे हम यहाँ पे हमें 2 एम्पियर की नीड थी, ठीक है, तो हमने 2 एम्पियर लिया, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे था लास्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा अपोजिट हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कम्यूटेटर मतलब कम्यूटेशन प्रोसेस समझना है तो इसके लिए आपको मतलब अगर अच्छे समझना है, जितना हमने दिया है इतना फिगर बना के इनफ है, लेकिन अगर अच्छे समझना है तो इसके लिए मुझे भी अगर समझाऊँ ना तो 10 मिनट का एक मतलब 10 से 12 मिनट का एक कम से कम डेडिकेटेड 15 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि आप जब भी वन शॉट पढ़ रहे हो ना तो इससे पहले आप पढ़े होगे ज़रूर। अगर नहीं भी पढ़े होगे तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज या फिगर वाइज जैसे भी मैं आपको समझा सकूँ उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ अप टू पुअर कम्यूटेशन क्या होता है, पुअर कम्यूटेशन क्यों होता है। तो ये तो रिवर्सल ऑफ करेंट इज़ नॉट स्मूथ, मतलब
हमारा मेन काम ही होता है कम्यूटेशन प्रोसेस का कि हमें जो रिवर्सल ऑफ करंट जो होता है उसे स्मूथ करके रखना है। लेकिन अगर स्मूथ ना हो तो क्या करेगा कि रिड्यूसल द करंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्रश एंड कंटेक्ट, और ये इसके कारण जो होगा स्पार्किंग क्रिएट होगा। तो पुअर कम्यूटेशन होने के कारण जो हमारा स्मूथ जो होगा करंट रिवर्सल नहीं होगा, जिसके कारण स्पार्किंग होगा। दिस कजेज द ब्रश को टीयरिंग करेगा और हीटअप करेगा, जिससे कि हमारा जो होगा ब्रशेज जो होगा डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पुअर कम्यूटेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इट इज़। सो नाउ कजेज ऑफ पुअर कम्यूटेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन और हाई आर्मेचर करंट के कारण जो होता है हमारा पुअर कम्यूटेशन होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कम्यूटेशन जब आए तो जरूर ये फिगर बना लो। करंट रिवर्सिंग जो होता है टेक्निक को हम कम्यूटेशन इन डीसी मशीन पढ़ते हैं। नाउ डिले कम्यूटेशन क्या होता है, देखो। Delay commutation in DC machine refer to the condition where the reversal of current armature coil occur later than the ideal timing। मतलब जो हमारा आइडियल टाइमिंग है अगर उससे ज़्यादा टाइम ले करंट को रिवर्सल करने में तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे डिलेड कम्यूटेशन कहते हैं। डिले कम्यूटेशन हो रहा है। इन डिले करंट रिवर्सल लीड टू द इंक्रीज इन स्पार्किंग एंड पुअर जो हमारा कम्यूटेशन होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसे करंट जो होगा हमारा मशीन में कंपोनेंट जो होगा वो डैमेज होगा। और इसका अगर हम फिगर से समझें तो ये देखो इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गया कि हमारा सबसे पहले ये देख सकते हो हमारा आइडियल कम्यूटेशन है, ठीक है, ये हमारा आइडियल कम्यूटेशन ऐसे हो रहा है। लेकिन जो कम्यूटेशन सीधा होना चाहिए वो थोड़ा डिलेड हो रहा है, तो ये हमारा डिलेड कम्यूटेशन हो गया और इसे अंडर कम्यूटेशन भी कहते हैं। और ये जो होगा कम्यूटेशन जो टाइम है उससे पहले ही कम्यूटेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवर कम्यूटेशन कहेंगे। तो ये ज़रूर करंट और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करके कम्यूटेशन पढ़ते हैं ना, ये जब डिले कम्यूटेशन आए तो जरूर आप इस फिगर को बनाओ, ठीक है। नाउ अप टू हाउ टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। तो जो हमारा मेथड होता है कि मेथड होता है कुछ उसे हम मतलब कम्यूटेशन को होता है जो होता है क्या करते हैं हम इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले ब्रश शिफ्टिंग करके, इंटरपोल मतलब लगा के, अभी हमने बताया कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करके, कार्बन ब्रश का यूज़ करके हम क्या करते हैं कम्यूटेशन को इम्प्रूव करते हैं। आप ज़रूर पढ़ लेना, इसके अंदर हमने पॉइंट वाइज दिया है और आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो 41 मिनट हो गया, अभी आपको बहुत न्यूमेरिकल भी कराना है एंड आगे मतलब जो टॉपिक है डीसी मशीन की कैरेक्टरिस्टिक उसको भी समझाना है। तो आई डोंट वांट कि वीडियो की लेंथ जो है 1 घंटे से अधिक हो। तो जितना इंपॉर्टेंट था आर्मेचर रिएक्शन हो या कम्यूटेशन हो या आपका कंस्ट्रक्शन हो, हमने बहुत अच्छे से आपको डिपिक्ट किया है। नाउ टू इंटरपोल कम्यूटेशन पोल, ओके। तो इंटरपोल का पर्पस क्या होता है, टू इम्प्रूव द कम्यूटेशन बाय रिड्यूसिंग द स्पार्किंग, न्यूट्रलाइज द रिएक्टिव वोल्टेज एंड कजेज द आर्मेचर रिएक्शन ड्यूरिंग द कम्यूटेशन, हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इन द कम्यूटेटिंग जोन। इट्स ऑल अबाउट इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है अभी मैंने बताया ना, देखो देखो अभी बताया, ये हमारा मेन पोल हो गया। मेन पोल के अपोजिट में हम एक और पोल बना देते हैं और इसे हम इंटरपोल कहते हैं। और ये इंटरपोल का मेन काम होता है कि जो हमारा मतलब ऐसे जो हमारा मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है ना वो डिस्टॉर्ट हो रहा था, वो डिस्टॉर्ट ना हो इसके कारण ये जो होगा नॉर्थ पोल इधर अटैक करेगा और ये साउथ पोल जो है इसको इधर अटैक करेगा। तो इसी कारण हमारा मेन फील्ड फ्लक्स फिर से जो है सेम एज इट इज़ सिमिलर हो जाएगा जैसे मतलब होना चाहिए। तो हमारा मतलब इंटरपोल यूज करने का ये एडवांटेज होता है। और इसका लोकेशन क्या होता है, प्लेस्ड बिटवीन द मेन फील्ड पोल एंड इंटरपोल के बीच में हम मतलब इसको कनेक्ट करते हैं एंड फिजिकली लोकेटेड along the axis of brushes also geometrical nuclear acids। geometrical nuclear acids के मतलब along हम क्या करते हैं इंटरपोल को कनेक्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटरपोल। नाउ अप टू कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ये हमारा रोटर है आर्मेचर है इसकी मतलब जस्ट अपोजिट में हम क्या करेंगे और स्लॉट करके हम मतलब और वाइंडिंग जो होगा कंपनसेट करेंगे और वाइंडिंग को क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके कारण जो हमारा डिस्टॉर्शन हो रहा था डिस्टॉर्शन होकर हमारा मेन फील्ड फ्लक्स वाइंडिंग जैसे था एज इट इज़ बना रहा है। तो ये हमारा जो देखो जितना हमने आपको बताया कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ये काउंटर करता है डिस्टॉर्शन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मेंटेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मेन मतलब पोल। तो जितना हमने बताया जो लोकेशन है आप जरूर पढ़ो। और इसका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम कंपनसेट करते हैं वाइंडिंग को। तो जितना हमने बताया सब कुछ पीपीटी में दिया होगा। पीपीटी अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये तो पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होगा एज अ डेमो। नाउ इफ़ यू वांट अनदर पीपीटी देन यू हैव टू पे ऑल्सो, ओके। सो नाउ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर।
देखो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ रहे होगे फर्स्ट ईयर में तब जानते होंगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड दो टाइप के जनरेटर होते हैं। और मतलब एक लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है। तो लॉन्ग शंट क्या होता है, शॉर्ट शंट ने इस पर हमने न्यूमेरिकल भी लिया है और आपने पढ़ा होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए सीरीज एंड शंट वाइंडिंग असिस्ट टुगेदर जो हमारा कम्युलेटिव होता है, और इसमें सीरीज जो फील्ड होता है वो अपोजिट जो होता है शंट फील्ड के होता है। डिफरेंशियल नाम से एक डिफरेंस मतलब डिफरेंशियल होगा। अब ये लाइट लोड के लिए वोल्टेज जो राइज होता है स्लाइटली उसके लिए हम यूज करते हैं। एज लोड इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप ग्रेजुअली प्रोवाइड बेटर रेगुलेशन एज शॉर्ट सन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड। और ये जो होता है जैसे हमारा लोड इंक्रीज होगा टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप शार्पली कैन अनस्टेबल ऑपरेशन। तो दोनों का कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। जब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये हमारा जो डिफरेंशियली कंपाउंड का जो जनरेटर है उसका नीचे बनेगा। ये हमारा कंपाउंडेड जनरेटर में या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, और जो ये ओवर कंपाउंड जनरेटर का हमारा मतलब जो ग्राफ है, जो कैरेक्टरिस्टिक है एज इट इज़ मतलब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ अप टू जो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज कम्यूटेशन। देखिए दो टाइप के कम्यूटेशन होते हैं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन। वर्किंग प्लेस पर इसमें रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और इसमें वोल्टेज का रिवर्सल करते हैं। और ये जो होता है इसमें जो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वो लिमिटेड करेंट मतलब क्या करता है, करंट को लिमिट करता है ड्यूरिंग कम्यूटेशन। लेकिन वोल्टेज कम्यूटेशन में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। वोल्टेज इज अप्लाइड अपोज द रिवर्स करंट। करंट के अपोजिट में हम क्या करते हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन हम यूज करते हैं। जो एनर्जी डिसिपेटेड होता है, रेजिस्टेंस भी एक टाइप का मतलब लॉस या कह सकते हैं। रेजिस्टेंस का नाम ही है कि ये मतलब एक क्या है, लॉसेस क्रिएट करेगा। जैसे करंट लॉसेस जो होगा ज़्यादा होता है, लेकिन वोल्टेज कम्यूटेशन में लॉसेस कम होते हैं। ये इसका स्पीड जो होता है मतलब रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का स्लोअर होता है, इसका फास्टर होता है। और इसका यूज जो होता है डीसी मशीन में यूज करते हैं, लेकिन इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द मतलब जो डिफरेंस है ज़रूर आप पढ़ लो। और जो हमारा मतलब जितना हमने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा जो मतलब जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद आपको पीपीटी प्रोवाइड होता है, राइट। नाउ अप्लीकेशन ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है उसका यूज जो होता है, हम वोल्टेज को ड्रॉप को कंपनसेट करने के यूज करते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का हम यूज क्या करते हैं, इज नीडेड डिस्पाइट वायरिंग लोड, जहाँ की वर्कशॉप ऑफिस के लिए हम यूज करते हैं। अंडर कंपाउंड जनरेटर के लिए हम शॉर्ट डिस्टेंस, और इसका एप्लीकेशन स्मॉल फैक्ट्री में हम यूज करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड नॉट प्रैक्टिकली बट मतलब ड्यू टू पुअर मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इट्स रियली यूज इन अ टेस्ट। जो टेस्टिंग लैब होता है ये स्पेशल केसेस में हम इसका यूज करते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। सो नाउ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अबाउट डीसी शंट जनरेटर। देखो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, शंट जनरेटर मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन हम करंट और वोल्टेज देखेंगे। तो मतलब शंट जनरेटर एज वेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर देखने के लिए V इक्वल टू जानते होंगे, मतलब जो हमारा हम यहाँ पे जनरेटर पढ़ रहे हैं, जनरेटर में V इक्वल टू ईजी प्लस आई आर ए के बराबर होता है। आप जानते हो, देखो जनरेटर है ना तो जनरेट करेगा, तो ईजी क्या होगा, ईजी इक्वल टू V प्लस आई ए आर ए। ये आपने पढ़ा हुआ है यार मशीन फर्स्ट में, इतना हम डिटेल नहीं जानने वाले हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द अवर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जब जो सब कुछ हम डिफाइन करेंगे, V जो है आर्मेचर रिएक्शन, आई आर ए आर्मेचर रिएक्शन, तो जैसे हम डिफाइन करेंगे दैन इट इज़ हम आगे बढ़ेंगे। तो वाई शंट जनरेटर, जो शंट जनरेटर होता है लोड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉप मोर देन द सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ये कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 7 नंबर में पूछता है। तो इसके लिए लिखेंगे शंट जनरेटर में होता है फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू आर्मेचर, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से हमारा फील्ड वाइंडिंग जो कनेक्ट होता है। एज द लोड इंक्रीजेज टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होगा, फील्ड करंट रिड्यूस होगा, मेन फील्ड वीकनेस होगा, ईएमएफ जो का ड्रॉप होगा, और मोल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो हमारा शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ड्रॉप वो ज़्यादा होती है एक्साइटेड से, मतलब जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है। तो यही सब कुछ बताया होगा। नाउ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर हम देखते हैं। तो जो भी मतलब स्पेशल कर्व बिहेवियर इंपॉर्टेंस आप जरूर पढ़ लेना। नाउ हम सीधे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। तो कैरेक्टरिस्टिक जब बनाते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर, तो ये ऐसे बन के आता है जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में हम ड्रा करते हैं। ये हमारा लीनियर रीजन होता है जिसमें लीनियरली हमारा इंक्रीज होता है, और ये हमारा सेचुरेशन रीजन, आफ्टर सम टाइम इट्स सेचुरेट, तो सेचुरेशन रीजन हो गया। तो डीसी शंट जनरेटर का हमने बताया। नाउ हम जो डीसी मशीन है उसका मतलब सभी जो मशीन है उसके हम डीसी शंट जनरेटर जो हो गया, इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज और मतलब गुड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है करते हैं, जिसका एप्लीकेशन होता है बैटरी चार्जिंग
या इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होता है। डीसी शंट जनरेटर जो होता है ये पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इसका यूज जो बूस्टर ट्रांसमिशन लाइन में रेलवे ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। जो कम्यूटेटिव कंपाउंड होता है ये कंबाइन होता है सीरीज मोटर एंड शंट का, तो इसका यूज हम इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, एलिवेटर में यूज़ करते हैं। जो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड होता है इसका वोल्टेज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको रेयरली यूज़ करते हैं। जो डीसी शंट मोटर होता है कांस्टेंट स्पीड होता है, इसलिए इसको यहाँ पे देखो ये जनरेटर हमने पढ़ा, अब मोटर पढ़ रहा है। तो डीसी मोटर का यूज़ कांस्टेंट लैथ ब्लोअर कन्वेयर बेल्ट के लिए यूज़ होता है। डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टार्क होता है जो क्रेन में यूज़ करते हैं। जो डीसी कंपाउंड हाई टार्क एंड बेटर जो होता है हमारा मतलब स्पीड कंट्रोल होता है, तो इसलिए इसको रोलिंग और एलिवेटर में यूज़ करते हैं। तो अभी डीसी जनरेटर डीसी मोटर देखो यहाँ एप्लीकेशन नहीं बताया, तो इट्स ऑल अबाउट योर सेकेंड यूनिट, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने न्यूमेरिकल भी लिया है। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 3 क्वेश्चन हमने लिया है, तीनों का अलग अलग टाइप का है। तीनों का देखो हमने क्वेश्चन लिया और आपको इतना मेहनत करके आपको हमने अपना हैंड रिटन नोट्स भी हमने मतलब डाला है, और जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आप जरूर न्यूमेरिकल करना। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल करने से पहले ना सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या हुआ है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिखेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है ये हम सब कुछ लिखते हैं। सबसे पहले 440 वोल्ट डीसी जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है वह आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए हमारा वोल्टेज दिया कि एक डीसी कंपाउंड जनरेटर है, इसका वोल्टेज इतना है, जिसमें कि आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग और डीसी शंट रेजिस्टेंस जो है 0.5 1 0.2 इतना दिया हुआ है, राइट। नाउ अप टू डिलीवरिंग टाइम जो हमारा मतलब करंट है वो 40 एम्पियर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बोथ लॉन्ग शंट और जो हमारा शॉर्ट शंट के लिए हमारा ईएमएफ जनरेट करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पहले अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसमें कि हमारा डीसी मतलब डीसी मोटर दिया था, ठीक है, डीसी जनरेटर इसमें वोल्टेज दिया था 440 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया था, आर्मेचर सीरीज रेजिस्टेंस दिया था और आर्मेचर शंट रेजिस्टेंस दिया था। हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा था, जनरेटर वोल्टेज किसके लिए, पहला लॉन्ग शंट के लिए देखेंगे, उसको शॉर्ट शंट के लिए देखेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप यही मतलब क्या होता है, स्टेप होता है, और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है न्यूमेरिकल एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग शंट के लिए आप जानते होंगे कि जो हमारा सीरीज मतलब जो वाइंडिंग होता है वो शंट वाइंडिंग के पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन हमारा शॉर्ट शंट में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट शंट में जो हमारा मतलब शॉर्ट शंट में जो मतलब जो सीरीज और जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो जो होता है वो जनरेटेड जो होता है या आर्मेचर रेजिस्टेंस उसके पैरेलल होता है। इसमें दोनों के रेजिस्टेंस के मतलब जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस और जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस दोनों के पैरेलल होता है। लेकिन हमारा शॉर्ट शंट में केवल और केवल हमारा आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल होता है। देख सकते हो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस केवल पैरेलल होगा तो ये शॉर्ट शंट होगा, ठीक है। तो दोनों का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, शॉर्ट जो करंट है मतलब शॉर्ट वाइंडिंग करंट हम फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज अपन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है RSH जो दिया हुआ है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा 2.2 एम्पियर आएगा। फिर IA इक्वल टू IL प्लस ISH, आइए देखो IA इक्वल टू हमारा IL प्लस ISH के बराबर है। IL हमने निकाला, वोल्टेज ड्रॉप निकाला IA इंटू SC, हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया। फिर हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आया, ठीक है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाला, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए जनरेटर वोल्टेज इक्वल टू अभी जनरेटर में बताया इज इक्वल टू V प्लस IA आ रहे। तो यहाँ पे V इक्वल टू लिया, IA की वैल्यू हमें मालूम है कॉमन करके, RA की वैल्यू RSC की वैल्यू है, फाइंड आउट करेंगे। हमारा फाइनली जो होगा आंसर आ जाएगा मतलब इतना 503.3 वोल्ट। तो ये हमने लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए बताया। अब शॉर्ट शंट के लिए भी सेम एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इक्वल टू IA हमारा 40 दिया हुआ है ऑलरेडी, हम 40 वोल्ट निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो 440 देखो यहाँ से ऐड हो जाएगा। IA इक्वल टू क्या हो जाएगा 440, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ वोल्टेज और ये हम वोल्टेज अभी निकाले 40 वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे 480। फिर करंट अक्रॉस द शंट वाइंडिंग हमारा जो होगा 2.4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ सेम एज इट इज़ हम जनरेटेड वोल्टेज जो होगा शॉर्ट शंट के लिए निकालेंगे। तो इज इक्वल टू V प्लस IA RA ISC, तो ये हमारा 501 मतलब आ जाएगा। तो शॉर्ट शंट में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग शंट में ज़्यादा हो रहा है। तो पहला न्यूमेरिकल आप जरूर करिए जैसा कि हमने बहुत अच्छे समझाया। फिर सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें भी पावर दिया, फिर वोल्टेज दिया, फिर पोल दिया, फिर हमारा जेड बराबर दिया। जितना दिया हुआ है वो लिखेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना होता है वो लिखेंगे। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो फिर से मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। देखो हमने न्यूमेरिकल कैसे किया,
सबसे पहले गिवन क्या दिया था, पावर दिया था, पोल दिया था, वोल्टेज दिया था, नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है और दिया है थीटा मैकेनिकल इक्वल टू 2.5 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल और डी मैग्नेटाइजिंग पर पोल। इसके लिए आउटपुट करंट निकालेंगे। तो P इक्वल टू वी आप जानते हो, यहाँ से I इक्वल टू पी वी होगा। पावर हमारा दिया हुआ है कितना, 250 इंटू 10⁻³ करेंगे तो 2530/400 जो करंट है, तो हमारा 625 एम्पियर आ जाएगा। फिर हम करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम करंट पर पोल निकालेंगे, तो 625/6 करेंगे क्योंकि पोल जो है 6 दिया हुआ है, तो हमारा इतना हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। नाउ आर्मेचर जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करंट पर पोल निकालेंगे। जैसे फार्मूला होता है, बस फार्मूला में सब कुछ मालूम है, जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे डीमैग्नेटाइजिंग के लिए फार्मूला पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम क्या समझाएं यार, न्यूमेरिकल आप बीटेक सेकेंड ईयर में हो, अब एक चीज़ तो नहीं समझा सकते हैं ना, इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग दिया हुआ है 4 पोल के लिए, आपका कंडक्टर जेड दिया हुआ है, आपका जो पोल आर्क है, अपन पोल रेशियो का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 0.9। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन हमारा क्या है, गिवन जो है हमें पोल द रेशियो ऑफ पोल आर्क टू पोल पीस दिया हुआ है 0.9, P बराबर दिया है पोल, E बराबर पोल दिया है, Z बराबर 136 कंडक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग फैक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइंडिंग फैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, जो रेशियो होता है पोल आर्क अपन पोल पिच इंटू Z/AP। तो पोल पिच का रेशियो 0.9, ये जो फार्मूला में Z बराबर 136, 4 इंटू 4 रखेंगे तो ये 7.46 यानी 8 के बराबर आ जाएगा। जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग फैक्टर है वो जो होगा 8 के बराबर आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेकंड यूनिट। मुझे नहीं लगता कि जो आपका सेकंड यूनिट है ना, DC मशीन फर्स्ट, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न पड़ा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से लेके थ्योरेटिकल जितना भी चीज़ें बहुत आसानी से हमने आपको समझाने की कोशिश की। देख सकते हो वीडियो की लेंथ जो है 55 मिनट, और 55 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको हमने आपका सिलेबस है कोई भी ऐसा चीज़ जो है नहीं समझाया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।